Okay, clear as screen. यस सर। सो फर्स्ट ऑफ गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज जो हम डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट है एक हमारा पैराफिन वैक्स बाथ। ठीक है, पैराफिन वैक्स बाथ भी एक हमारी इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटी है। इसका क्या क्या इस्तेमाल है, किस किस में के लिए यूज़ किया जाता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं, तो सब वो वन बाई वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये पैराफिन वैक्स है, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे स्टिफनेस के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। फॉर एग्जांपल किसी को अगर फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, फ्रैक्चर होने के बाद क्या होता है, जब उसको आप फ्रैक्चर वापस उसको जब यूनाइट किया जाता है, जोड़ा जाता है स्टिचेस मतलब ऑपरेट करके, तो उसके बाद आप देखना अगर उस जॉइंट का मूवमेंट नहीं कराओ या उसको रखो तो वो एकदम स्टिफ हो जाता है। ठीक है, तो स्टिफ होने की वजह से क्या वो मूवमेंट नहीं और उसको पेन वहां पे ज्यादा होने लग जाता है। तो उस चीज को ये क्या करती है, वहां पे अगर पैराफिन वैक्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो वेजो डायलेशन करती है, वहां के जो एरिया है, वहां के जो स्किन जो है वो उसको थोड़ा सा उसकी जो इलास्टिसिटी थोड़ी बढ़ा देती है, उस वजह से जो मूवमेंट हमें करने में आसानी हो जाती है और पेन भी आस्ता आस्ता स्टिफनेस जो कम होने लग जाती है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, पैराफिन वैक्स बात बेसिकली क्या क्या होता है। तो इसमें अगर कंटेंट देखें हम, तो सबसे पहले हमने इसका क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसका रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका क्या रहने वाला है, ये क्या चीज है, किस चीज से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो रहेगा टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड पार्ट ये है कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इसमें हम जो यूज करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की। थर्ड वन है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, ध्यान रखना, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। किसी भी मोटिलिटीज को लगाने से पहले आपको पहले पेशेंट की प्रिपरेशन करानी पड़ती है, मीन्स पेशेंट की तैयारी करानी पड़ती है। अदरवाइज अगर आपने पेशेंट को तैयार नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल दे दूं, अगर कोई पेशेंट है जिसका मान लो मेटेलिक कोई भी चीज उसने लगा रखी हो, या फिर आपने उसको इस पैराफिन वैक्स बाद जो मोडिलिटी लगा रहे हैं आपने उसके बारे में उसको अवेयर नहीं किया, अगर आपने उसको अवेयर नहीं किया तो उसको एकदम से अगर हीट लगेगी तो वो आप पेशेंट एकदम आपसे डरेगा, ट्रीटमेंट नहीं कराएगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ वैक्स ट्रीटमेंट, कौन कौन सी मेथड्स हैं जिससे हम अप्लाई करते हैं इसमें, और प्यूरिफिकेशन कैसे होती है वैक्स बाथ की, यूजेस ऑफ पैराफिन वैक्स बाथ। ठीक है, पैराफिन वैक्स बाथ के यूजेस क्या है पीडब्ल्यूबी के। एंड लास्ट वन है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम यूज नहीं करते। और लास्ट वन अगर देखा जाए डेंजर्स ऑफ पीडब्ल्यूबी, मतलब पैराफिन वैक्स के क्या क्या नुकसान, क्या क्या डेंजर्स हैं। ठीक है, तो वन बाई वन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन में इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज होती है। Paraffin wax with a melting point of approx 54 degrees Celsius is combined with the liquid paraffin, a mineral oil। मेरा फिर ये क्या आ रहा है कि पैराफिन वैक्स बाद जो एक जिसका अप्रोक्सीमेट जो टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट का वो 54 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि कंबाइन होता है हमारे लिक्विड पैराफिन के साथ, जिसको मिनरल ऑयल होते हैं एज वेल एज पेट्रोलियम जली। वो लिक्विड मिनरल ऑयल भी हो सकता है या फिर पेट्रोल जली भी, टू प्रोड्यूस ए टेम्परेचर ऑफ कंट्रोल बाथ at a temperature between 42 degrees Celsius and 52 degrees Celsius with an adequate lubricating effect that helps in supplying an easy removal from the body। ठीक है, बेसिकली जो पैराफिन वैक्स बना जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 54 डिग्री सेल्सियस का होता है, और इसको जो बनाने के इसमें एक तो पार्ट रहता है पैराफिन वैक्स, पैराफिन का, और उसके साथ मिनरल ऑयल होता है या पेट्रोलियम जली होती है। तो उससे क्या होता है, जब पेट्रोलियम जली में अगर हो तो उस पेट्रोलियम जली का फंक्शन क्या रहता है, जब आप वैक्स लगाने के बाद जब आप वो इजिली रिमूव करोगे किसी पार्ट से तो वो इजिली रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब टेम्परेचर इसका जो रहता है बेसिकली 42 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, क्लियर है यहां तक। यस सर। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या जो पार्ट जो डिस्कशन हो रहा है, आपको सबसे पहले पार्ट जो है पैराफिन वैक्स को आपने देखना है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया 54 डिग्री सेल्सियस है, ये चीजें आप यहीं पे थोड़ा क्लियर कर लेना ताकि आगे जगह प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेनली जो कंपोजिशन में देखा जाए इसके दो पार्ट में बना होता है, एक तो पैराफिन लिक्विड पैराफिन होता है, और एक जो जिसको हम बेसिकली मिनरल ऑयल भी बोलते हैं या पेट्रोलियम जले भी, वो एक पैराफिन सॉलिड वैक्स होता है। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है। अब इसमें अगर देखा जाए मिनरल और या पेट्रोलियम जले का फंक्शन यही रहता है, एक तो ये टेम्परेचर मेंटेन करता है और दूसरा ये ऐसा इफेक्ट देता है कि आप जब वैक्स लगाते हो तो वैक्स इजिली स्किन से रिमूव हो जाए। अदरवाइज अगर वो स्किन से रिमूव नहीं होगी तो स्किन के अंदर रहेगी तो इंटेक्ट तो प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स को। ठीक है, किसी को आवाज नहीं आ रही हो बीच में पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे ये पैराफिन वैक्स बाथ का ये एक कंटेनर है जिसमें हम टैंक है जिसमें हम पैराफिन वैक्स बाथ को हीट करते हैं।
पैराफिन वैक्स बाथ कंटेन्स ए पैराफिन वैक्स कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। अब इसमें यही बात कर रहा है कि पैराफिन वैक्स बाथ में क्या होते हैं, पैराफिन वैक्स के कंपोनेंट होते हैं जो मिक्सचर में होते हैं, ठीक है, दोनों साथ में मिक्सचर फॉर्म में ही मिलते हैं आपको, ठीक है, अलग अलग नहीं होते वो। Paraffin wax both contain a paraffin wax and mineral oil, that is the liquid paraffin mixture, that is 6:1 or 7:1 with some petroleum jelly from the lubricating for the lubricating purpose। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि पेट्रोलियम जेली या मिनरल ऑयल का फंक्शन क्या है, वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है वहां पे, ठीक है। तो इसमें जो कंपोजिशन रहता है, जैसे पैराफिन वैक्स का जो रह गया सॉलिड का, वो कंपोजिशन होता है 6:1। इट मींस जो पैराफिन वैक्स है वो रहेगा 6 मतलब 6 पार्ट उसके रहेंगे और 1 पार्ट जो रहेगा पेट्रोलियम जेली का रहेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर रखना कि जो इसका कंपोनेंट का जो मिक्सचर होगा, उसमें जो पैराफिन वैक्स बात में जो पैराफिन वैक्स रहेगा वो 6 उसका जो मतलब 6 पार्ट रहेगा उसका, और 1 पार्ट जो रहेगा हमारा पेट्रोलियम जेली का रहेगा, ठीक है। Some also use proportion at the rate of 2:1, that is 2 parts of the solid wax and 1 part of the paraffin wax, 1 part of the petroleum jelly or mineral oil, ठीक है। कुछ लोग मतलब कुछ जैसे अलग अलग लोग यूजेस में देखा जाए, तो जैसे इसमें कुछ पर्पसेस में ऐसे भी वैक्स का यूज लिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो वैक्स सॉलिड वैक्स है उसकी रेशियो 2 रहती है, और पेट्रोलियम की जो पेट्रोलियम जेली की रेशियो रहती है 1 रहती है, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। यस सर। टेक्नीशियन पे नेक्स्ट चलेंगे, जब तक आप मुझे पहले क्लियर करेंगे मैंने क्या बताया। आर्यन। यस सर। पैराफिन वैक्स बात में कौन कौन किस चीज का मिक्सचर रहता है? पैराफिन वैक्स में पेट्रोलियम जेली का, ठीक है, ठीक है। और एक पैराफिन सॉलिड वैक्स होता है, ठीक है, एक तो पैराफिन पेट्रोलियम सॉलिड लिक्विड वैक्स। इफेक्ट, ठीक है। आलोक। फंक्शन क्या है पेट्रोलियम जेली और मिनरल ऑयल का, फंक्शन क्या है? पेट्रोलियम जेली और मिनरल हाँ, ऑयल फंक्शन पर टेम्परेचर को प्रोड्यूस करना। टेम्परेचर को प्रोड्यूस करना, रेगुलेटर, और इसके अलावा कोई और बताएगा? विवेक, कोमल। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको कि क्या बेसिकली क्या होता है, आई थिंक थोड़ा पे क्लियर नहीं हुआ। बेसिकली जो लुब्रिकेशन का जो इसमें जो पैराफिन वैक्स है उसमें जो मिनरल ऑयल या मिनरल ऑयल हो गया या पेट्रोलियम जेली का, उसमें एक तो वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, और दूसरा जो इसका प्रोड्यूस करता है टेम्परेचर, दूसरा फंक्शन ये लुब्रिकेटिंग इफेक्ट करता है। लुब्रिकेटिंग इफेक्ट मतलब आपने अगर एक बार वैक्स लगा दिया तो उसको शरीर से अलग भी करना है बॉडी से, तो वो आपको इजिली वो रिमूव करने में हेल्प करता है। तो दैट मीन्स सेकंड इफेक्ट उसका ये है कि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब जैसे रेशो की बात आई, तो पैराफिन वैक्स बात में जो कंटेन में जो पैराफिन का रेशो होता है, सॉलिड पार्ट जो रहता है वैक्स का वो 7th रहता है, एंड 1 पार्ट जो रहता है हमारा मिनरल ऑयल का रहता है या पेट्रोलियम जेली का, ठीक है। ये रेशो है जो अकॉर्डिंग टू सम फिजियोथेरेपिस्ट या जो बड़े स्टडीज के उसके हिसाब से, ठीक है। बट कुछ प्रोपोर्शन ऐसे भी यूज कर रहे हैं जैसे 2:1, मीन जो ज्यादा पार्ट हमेशा किसका रहेगा, कोई बताएगा ज्यादा पोर्शन किसका रहेगा, पेट्रोलियम जेली या पैराफिन पैराफिन वैक्स वैक्स? का। पैराफिन वैक्स का, ठीक है। सॉलिड पार्ट का कंट्रीब्यूशन हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि हमें लुब्रिकेशन के लिए तो जैसे ऑयल यूज करें तो इतनी जरूरत उसकी नहीं पड़ेगी, तो उसका 1 पार्ट ही होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी कंसीडर करो, जो सॉलिड पैराफिन वैक्स है उसका कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन। अब कौन कौन सी टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन है, सबसे पहले हम इसमें देखें प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। क्यों? अगर पेशेंट को आपने पहले इसके बारे में बताया नहीं, तो पेशेंट बहुत से टाइम क्या करता है, जब उसको इसका पता ही नहीं कि इसमें हीट प्रोड्यूस होगी या उसको थोड़ा सा मतलब गर्म लगेगा, तो पेशेंट भाग जाता है, मतलब ट्रीटमेंट नहीं कराता। तो इसीलिए पहले इन दिस द नेचर ऑफ वैक्स ट्रीटमेंट इज एक्सप्लेन। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको नेचर समझाना है, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ टू बी ट्रीटेड इज इंस्पेक्टेड फॉर द काउंटर इंडिकेशन। सेकंड लाइन ये बोल रहा है कि जो एरिया आप ट्रीट करने जा रहे हो उसके लिए आपने इंस्पेक्ट करना है काउंटर इंडिकेशन, मीन्स ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है जिसपे हम वैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। पहले पार्ट में ये करना है कि आपको जो वैक्स का ट्रीटमेंट है वो एक्सप्लेन करना है, जो हमारा
पेशेंट है उसको आपको पहले पूरा एक्सप्लेन करना है इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्या होगा इससे, क्या आपको कैसा लगेगा, ये सब चीजें उसको समझानी है। उसके बाद जब सेकंड पार्ट आप देखोगे तो उसमें आपको ये करना है कि वो पार्ट जो आप ट्रीट करने जा रहे हो उस पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखना है, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है कि जहां पे हम लगाएं वैक्स और उससे प्रॉब्लम बढ़ जाए। ठीक है। The most important contraindication need mandatory checking include the testing of sensitivity of the skin to heat and cold। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो मैंडेटरी है जो हमें चेक करनी ही करनी है वो स्किन सेंसेशन है। ठीक है। उसको मीन्स ठंडा गर्म पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। तो क्या होता है, कैसे चेक करते हैं हम स्किन सेंसिटिविटी? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कैसे चेक करते हैं हम ये। सर 2 टेस्ट ट्यूब लेगी, उसमें एक में गर्म और एक में ठंडा, तो उसको टच ओके। करके स्किन के टच करके बताएगा। ठीक है, ग्रेट। मतलब जब भी कभी भी आप ट्रीटमेंट करो पैराफिन वैक्स या कोई भी ऐसी हॉट मॉडलिटीज जो आप यूज कर रहे हो जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही हो, तो उससे पहले टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बेसिकली उसमें मैंने जैसे आपको बताया था 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी, और वो दोनों क्या क्या करना है अल्टरनेट आपको अप्लाई करनी है उस एरिया पे। अगर पेशेंट आपको रिस्पॉन्स दे रहा है कि हाँ मुझे फील हो रहा है ठंडा या गर्म उसको फील हो रहा है, इट मीन्स आपका जो एरिया है वो ठीक है, आप वहां पे वैक्स अप्लाई कर सकते हो या वो मोडलिटी अप्लाई कर सकते हो। थर्ड पार्ट, इसका थर्ड लाइन जो है, द टेस्टिंग इज डन बाय द थेरेपिस्ट टेकिंग 2 टेस्ट ट्यूब्स। अब इसमें वही पार्ट है कि थर्ड पार्ट में जो कैसे टेस्ट करता है, 2 टेस्ट ट्यूब लेता है फिजियोथेरेपिस्ट, वन कंटेनिंग वार्म वाटर दैट्स टेम्परेचर इज 40 to 45 डिग्री सेल्सियस एंड अदर कंटेन्स कोल्ड वाटर दैट इज 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आप टेम्परेचर की बात आ रही है तो टेम्परेचर कितना रखना है आपने, एक में जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए वो 40 to 45 डिग्री, दैट इज द फॉर द हॉट वाटर, एंड फॉर द कोल्ड वाटर टेम्परेचर शुड बी 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को चेक करने के लिए आपने अल्टरनेटली अप्लाई करना है स्किन के जहां पे आपने ये पार्ट पे जहां पे वो अप्लाई करना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम, द ट्यूब्स आर अप्लाइड रेंडमली टू द बॉडी पार्ट्स टू बी ट्रीटेड। अब इसके बाद क्या हमें, मैंने जैसे आपको बताया रेंडमली जो है अल्टरनेटिव आपको अप्लाई करना है, पहले ठंडा फिर गर्म जो उस पार्ट को हमने ट्रीट करना है, टू फाइंड आउट द सेंसिटिविटी टू हीट एंड कोल्ड। इससे हमें पता चल जाएगा कि आदमी जो है हीट और सेंसिटिविटी को कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, कि हमें गर्म और सर्द का रिस्पॉन्स दे रहा है या वो नहीं दे रहा। ठीक है। तो इससे हमारा जो सेंसिटिविटी टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? यस सर। Okay. After testing the skin, the next step is to wash the parts and to make it dry thoroughly to prevent water from entering the wax bath। ठीक है। इसके बाद आपका क्या स्टेप रहेगा, आपने क्या करना है, स्किन को टेस्ट करने के बाद आपने उसको पूरा कंप्लीट वॉश करना है। ठीक है। उसके बाद उसको सुखाना है ताकि जो पानी है वो वैक्स बाथ के अंदर ना जा सके। ठीक है। क्लियर करना पड़ता है, ये सब चीजें हमारे प्रोटोकॉल में है। तो सबसे पहले आपने टेस्टिंग कर ली, टेस्टिंग के बाद आपने उस जो पार्ट है उसको वॉश करना है पूरा, फिर उसको सुखाना है, और उसके बाद इससे क्या होगा ताकि पानी है वो पैराफिन वैक्स बाथ में ना जाए। ठीक है। द ज्वेलरी फ्रॉम द पार्ट शुड बी रिमूव्ड। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्वेलरी जो भी रहेगा पार्ट वो आपको रिमूव करना है। ठीक है। द पेशेंट इज पोजिशन कंफर्टेबली सो दैट द अप्रोप्रिएट मेथड कैन इजिली बी फॉलोड। और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाना है। ठीक है। ताकि पोजीशन जो रहेगी उसकी कंफर्टेबल रहेगी, ताकि वो हम जो अप्रोप्रिएट मेथड है जो हम इजिली हम उसको फॉलो कर सके। मतलब जहां वैक्स लगानी है तो पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो वो ट्रीटमेंट पूरा नहीं ले पाएगा। तो ऐसी पोजीशन में आपको पेशेंट को रखना पड़ेगा कि वो कंफर्टेबली हम उसका ट्रीटमेंट कर सके। ठीक है। और उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट बेटा क्लियर है सबको? यस सर। ओके। कोई भी स्टूडेंट अगर किसको नहीं समझ आया तो अभी पूछ लो मेरे से। ठीक है। कोई भी स्टूडेंट अगर किस इसमें प्रिपरेशन में कुछ नया समझ आया हो तो, एट सिंपल मैंने लिखा है, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेटर्स। अब प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेटर्स मींस जो हमारा मॉड्यूलिटी है जो यूज है, जस्ट लाइक हम टैंक यूज कर रहे हैं इसको वैक्स को गर्म करने के लिए, तो उसका कैसे द ऑपरेटर्स टैंक इज कनेक्टेड टू द पावर प्लग। ठीक है। आपको इसको हीट करना है तो ऑपरेटर्स जो टैंक है आप उसको पावर प्लग के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड द थर्मोस्टेट, एक थर्मोस्टेट वहां होना बहुत जरूरी है। वो क्या फिक्स करना पड़ता है, वो क्या करता है बेसिकली मेंटेन द टेम्परेचर बिटवीन 42 to 52 डिग्री सेल्सियस। उसका काम क्या रहता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है 42 से लेके 52 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। द ऑपरेटर्स टैंक इज कनेक्टेड टू द पावर प्लग
and the thermostat is fixed to maintain the temperature between 42 to 52 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसमें यही पॉइंट क्लियर कर रहे हैं कि जो टैंक है आपको उसको कनेक्ट करना है पावर प्लग के साथ, और उसके बाद जो थर्मोस्टेट एक फिक्स करना है ताकि उसका आप टेम्परेचर जो है आप फिक्स कर सको 42 टू 52 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहां तक क्लियर है विवेक? यस सर। ओके बेटा बताओ टेम्परेचर कितना रहना चाहिए पैराफिन वैक्स बाथ में? 90 डिग्री सर। कितना? टेस्ट अगर हमें सेंसिटिविटी टेस्ट करना है तो कौन से कैसे करना है? सेंसिटिविटी चेक करने के लिए क्या करना है हमें? आलोक आलोक यस सर। सेंसिटिविटी कैसे चेक कर रहे हैं स्किन की? 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में हॉट वाटर डालना है, एक में कोल्ड वाटर, ठीक है, और उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? हॉट वाटर का 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वाटर का 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके ठीक है। विवेक क्लास में हो आप? कोमल? ठीक है चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब है एप्लीकेशन ऑफ वैक्स ट्रीटमेंट। अब कौन से मेथड हैं जिससे हम ये अप्लाई किया जाता है? ठीक है, देयर आर 4 मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वैक्स। बेसिकली 4 मेथड्स हैं वैक्स को अप्लाई करने के। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड एप्लीकेशंस आर, कौन कौन से है वो? नंबर 1 डिपिंग हो गया, ग्लोव मेथड हो गया एंड रैपिंग हो गया। ठीक है, जैसे ग्लोव डिपिंग को ग्लोव मेथड भी बोलते हैं एंड रैपिंग भी। एंड द अदर 2 मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन आर ब्रशिंग एंड पोरिंग। ये बेसिकली 4 मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं वैक्स को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, एक तरीका होता है किसी भी मॉड्यूलिटी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ टेंस का अप्लाई करना है तो हर एक मशीन का एक तरीका होता है जिसके तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं, तभी जाके वो इफेक्टिव होता है। अदरवाइज हम बिना जाने हम वो चीज अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बिना मेथड के करोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, सो नंबर 1 हम डिपिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। दिस मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज सच एज द हैंड एंड द फीट। ठीक है, ये मेथड जो हम कॉमनली यूज कर रहे हैं डिस्टल पार्ट। डिस्टल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? डिस्टल पार्ट्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज मतलब जो लास्ट जैसे आप मान लो। ठीक है, जैसे डिस्टल पार्ट जैसे हमारे हैंड्स हो गए एंड फीट, देज आर द डिजिटल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये मेथड जो यूज किया जाता है वो डिजिटल एक्सट्रीमिटीज के लिए यूज किया जाता है, जैसे हैंड एंड द फीट हो गए। ठीक है, इन डिपिंग मेथड द पार्ट इज इमर्स्ड फॉर ए सेकेंड और सो इन द वैक्स देन इज विड्रॉल। ठीक है, सबसे क्या डिपिंग मेथड में सबसे पहले क्या करना है, जो पार्ट है आप उसको पूरा इमर्स मीन्स आप उस जो टैंक है या जो पर्पस आपने लिया है ऑपरेटर्स, उसके अंदर आपको पूरा वो पार्ट जो है उसके अंदर डिप करना है। ठीक है, एंड देन इज विड्रॉल, और फिर वापस निकाल लेना है। एंड अलो टू कूल फॉर 2 और 3 सेकेंड्स, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए 2 या 3 सेकेंड्स तक रखना है एंड देन री इमर्स, और फिर दोबारा उसको रिमर्स करना है, क्योंकि बेसिकली हमें इसमें 2 या 3 लेयर्स बनानी पड़ती है। ठीक है, ताकि वो जो तभी वो प्रॉपर हीट मिल पाएगी। अगर आपने 2 या 3 लेयर्स नहीं बनाई तो क्या होगा, जो हीट जो है प्रॉपर उस पार्ट को नहीं मिल पाएगी, तो वो जॉइंट का इतना स्टिफ जो है वो जल्दी लूज नहीं होगा। इसलिए हमको इसको 2 या 3 कवरिंग बनाने के लिए आपको 2 बार इसको इमर्स या 3 टाइम्स आपको इमर्स करना पड़ेगा टैंक में। It is important to immerse the part briefly, otherwise the outermost coating is melted off। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पार्ट को नहीं करोगे तो अगर आप उस पार्ट को इमर्स जो करे ब्रीफली नहीं करोगे, ब्रीफली मींस मान लो आपने जितनी बार मतलब 2 या 3 टाइम्स करना है, आपने 3 या 4 सेकेंड वहां पे नहीं रखा तो वहां पे आउटर कवरिंग जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगी। अगर वो नहीं बनेगी तो आउटर कवरिंग नहीं बनी तो लेयर नहीं बनेगी, अगर लेयर नहीं बनेगी तो फिर वहां पे ट्रीटमेंट आपका सक्सेस नहीं होगा। तो इसीलिए द थिकनेस ऑफ द वैक्स डज नॉट बिल्ड, अगर वहां पे लेयरिंग ही नहीं बनेगी तो थिकनेस तो बनेगी ही नहीं, फिर हीट कैसे रिटेन करेंगे हम वहां पे थोड़ी देर के लिए। तो वही कह रहा है कि आपको इसको इमर्स करना है थोड़ी ब्रीफली, मतलब 1-2 सेकंड के लिए आपको उसके अंदर रखना है। द प्रोसीजर इज रिपीटेड 6 to 12 टाइम्स टू प्रोड्यूस ए कोटिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, ये प्रोसीजर आपको रिपीट करना है 6 से 12 टाइम, मतलब 6 से 12 टाइम्स। क्या कोटिंग एक, इससे क्या होता है, कोटिंग एक बन जाती है वैक्स की 2 और 3 मिलीमीटर थिक ओवर द बॉडी पार्ट, जो 2 से 3 मिलीमीटर जो थिक कोटिंग जो है बॉडी पार्ट पे वो बन जाती है। ठीक है, आपको ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है 6 to 12 टाइम। ओके, क्लियर है यहां तक डिपिंग मेथड?
अगर डायग्राम में देख रहे हैं तो ये डायग्राम में देखो डिपिंग मेथड की डायग्राम है। जो हाथ है हमारा, जो डिजिटल पार्ट है, डायरेक्टली हमने इसको टैंक के अंदर या जो ऑपरेटर्स लिया है उसके अंदर रखा हुआ है। विवेक, कोमल, अशोक, आलोक, यस सर। तो इसमें क्लियर है ये? इसमें देखो पैराफिन वैक्स बात में जैसे मैंने डिपिंग मेथड की बात करी, तो ये इसमें क्लियर डायग्राम के थ्रू एक्सट्रीमिटी जो यस है सर। मैंने आपको बोला, जो हैंड कोई भी पार्ट उसको पूरा आपको डिप करना है उसमें, ठीक है? वहीं ये 2 सेकंड रोक के रखना है, फिर आप उसको विड्रॉल करना है। तो ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या था? द पार्ट इज देन पुट इनटू ए प्लास्टिक बैग। अब उसके बाद क्या करना है? जो पार्ट है आपको उसको प्लास्टिक बैग में डालना है, आर ए पेपर कवर एंड रैप्ड इन ए ब्लैंकेट और टॉवल टू लिमिट द रेट ऑफ हीट लॉस टू द एयर। ठीक है? क्या मैं ये सेकंड पार्ट में ये चीज बता रहा है ये, क्या आपको जो है वो पार्ट जब आपने उसको वैक्स अप्लाई कर लिया उसके बाद आपको उसको प्लास्टिक बैग में डालना है या पेपर कवर में डालना है? क्यों? अगर हम पेपर कवर में या प्लास्टिक बैग में नहीं डालेंगे तो क्या होगा? सर वो तुरंत बहुत जल्द ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा, ठीक है? जो हीट जो है उसका वो जल्दी एयर में लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप ये वैक्स लगाने के बाद, पैराफिन वैक्स बाद का आप जब यूज करो उसके बाद आपको उसको प्लास्टिक बैग या पेपर कवर यूज करना है, ठीक है? ब्लैंकेट टॉवल में, ताकि उसकी जो हीट जो है जल्दी लॉस ना हो। इफ देर इज अ प्रोवोकेशन ऑफ आइडिया, द पार्ट शुड बी केप्ट एलिवेटेड। अगर वहां पे, अगर आपको लगे कि वहां पे जो वैक्स वो नीचे गिर जाएगा, तो आपको जो पार्ट है उसको, जो जो चीज जहां पे ट्रीट कर रहे हो उसको एलिवेटेड पोजीशन में रखना है, ठीक है? आफ्टर 20 to 15 सर मिनट्स इलिवेटेड ऑफ, पोजीशन मतलब? हाँ, इलिवेटेड पोजीशन मतलब हाथ को ऊपर करके रखना है। एलिवेशन होता है ना, एलिवेशन ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे आपको लगे कि नहीं, अगर जैसे आपने नीचे की तरफ हाथ रखा है, आपको लगे कि वैक्स डिप कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है? कि वो आपकी फिंगर से वापस नीचे गिर रहा है, यस सर। तो आपको इसलिए क्या करना है? आपको हैंड का पोजीशन जो है एलिवेशन में उसको लेके जाना है, एलिवेट करना है, ताकि आपको जो हैंड की पोजीशन एलिवेट हो जाए, वो वैक्स नीचे ना आए, ठीक है? और ओके कवरिंग क्या करना है, ठीक है? आफ्टर 20 ओके to 15 minutes of solidification of the wax, by which time it has turned into the glow of wax। ठीक है? आपने 20 से 15 मिनट बाद क्या करना है? जो जब वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा वैक्स को, आपने इसको क्या, ग्लो को, वैक्स को निकाल देना है, ठीक है? द वैक्स इज मूव्ड एंड द पुट इट इनसाइड द टैंक फॉर यूज। ठीक है? आपको 15 से 20 मिनट के बाद आपने जो वैक्स है वो उस पार्ट से रिमूव कर देना है। चाहे फॉर एग्जांपल फीट पे लगाई या हैंड पे लगाया, तो आपको 15 से 20 मिनट बाद वो रिमूव करना है और उसके बाद आप उसको वापस टैंक में डाल देना है, ठीक है? क्योंकि ये रीयूजेबल है, हम आप इसको वापस यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं? इसका प्यूरिफिकेशन होता है, उसके बाद रीयूज किया जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि 15 से 20 मिनट तक आपको वैक्स लगाने के बाद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? 15 से 20 मिनट के बाद जब आपने छोड़ा, फिर उसके बाद आप उसको रिमूव करना है, और उसके बाद रिमूव करने के बाद वापस उसको वैक्स जो है आपको टैंक में डाल देना है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आ रही है ब्रशिंग की। इन दिस मेथड द पार्ट कैन नॉट बी डिप्ड इनटू द बाथ। अगर बेसिकली देखें तो इस पार्ट में क्या होता है, जो पार्ट को हम क्या है, बाथ के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है? बाथ के अंदर हम पार्ट नहीं, इट इज इम्पॉसिबल टू कोट द सरफेस बाय पेंटिंग थ्रू द यूज ऑफ लार्ज ब्रश। मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम अगर लार्ज पार्ट को किसी को ट्रेट कर रहे हैं तो सरफेस को हम पेंटिंग के थ्रू, लार्ज ब्रश के थ्रू हम उसको पेंट नहीं कर सकते, ठीक है? दिस मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द एरिया लाइक हिप हो गया, नी जॉइंट हो गया, एल्बो हो गया, शोल्डर, ठीक है? ये हिप जॉइंट, नी जॉइंट सब पता है बेटा? पता है सर। हाँ, तो अब हिप जॉइंट को क्या हम टैंक के अंदर डाल सकते हैं? नो सर। और नी जॉइंट को भी नहीं कर सकते हम, एल्बो भी क्योंकि मिडल में रह गया, तो कहां से यस होगा? सर। शोल्डर भी नहीं होगा। तो इस मेथड के लिए हम ब्रश का यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो वही बोल रहा है कि ब्रशिंग मेथड में, तो इस अगर यहाँ पे हमें अप्लाई करना है तो उस मेथड में हमें कौन सा ब्रशिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है? द थिकनेस ऑफ द वैक्स कोटिंग शुड बी 2 to 3 मिलीमीटर। अब यहाँ पे क्या, जो थिकनेस होगी वैक्स की वो 2 से 3 मिलीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है? अदरवाइज वही बात है, अगर
थिकनेस प्रॉपर नहीं होगी तो हीट इतनी प्रॉपर मिलेगी नहीं उसको, ठीक है, और हीट लॉस जल्दी हो जाएगी। तो वही कहने का मतलब है, जो आप कोटिंग बनाओगे आपको 2 से 3 मिलीमीटर की होनी चाहिए। द पार्ट शुड बी कवर्ड विद द प्लास्टिक शीट टू प्रिवेंट द हीट लॉस। हर प्रोसेस के बाद आपको जो पार्ट है वो कवर करना पड़ेगा, चाहे वो ब्रशिंग पार्ट हो, चाहे वो पेंटिंग सॉरी डीपिंग हो, पोरिंग हो, आपको उस पार्ट को कवर करना है हीट को बचाने के लिए, ठीक है, अदरवाइज हीट जल्दी लॉस हो जाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट हमेशा ये आपको हर एक में कॉमन मिलेगा। द पार्ट शुड बी कवर्ड विद द प्लास्टिक शीट टू प्रिवेंट द हीट लॉस। मीन जो पार्ट है वो आपको कवर करना पड़ेगा प्लास्टिक शीट से, ताकि वहां से हीट उसकी लॉस ना हो। आफ्टर सॉल्डिफिकेशन द वैक्स ग्लोव इज रिमूव्ड इनटू द टैंक फॉर द रीयूज अप्रॉक्स 50 मिनट्स। मतलब 15 मिनट बाद जब वो पूरी सेट हो जाएगा उसके बाद आपको वो रिमूव करना है, और जो वापस जो है वैक्स को आपको टैंक में जो है वापस रीयूज के लिए डाल देना है, ठीक है। ये था ब्रशिंग मेथड, फर्स्ट था। इसमें याद रखना बेसिकली जो हमें चीजें इसमें याद रखनी, कौन कौन पार्ट्स के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। दिस लाइक दिस, ये पेंटिंग ब्रश दिख रहा है? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट आता है पोरिंग की बात करते हैं हम, ठीक है। फॉर द एरिया लाइक नी एल्बो वेयर द डीपिंग इज नॉट पॉसिबल, अनदर अल्टरनेटिव टू ब्रशिंग इज पोरिंग, ठीक है। अगर आपने ब्रशिंग नहीं करना है, ठीक है, ब्रशिंग वहां पे नहीं करना है, ठीक है, डीपिंग के अलावा जहां पे जैसे हमने दूसरा, मैंने तुम्हें अभी अल्टरनेटिव क्या बताया था, ब्रशिंग। अब आपको लग रहा है कि ब्रशिंग भी वहां पे सक्सेसफुल नहीं, तो आप पोरिंग मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। एल्बो जॉइंट के लिए, नी जॉइंट के लिए, हिप जॉइंट के लिए हम कौन सा पोरिंग मेथड जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब पोरिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड द पार्ट इज पोजिशन ओवर द लार्ज बाउल एंड यूजिंग ए swallow स्पून विद द इंसुलेटेड हैंडल मोल्टेड वैक्स आर poured into the over the part of the hand। मतलब जहां पे आपको वैक्स को लगाने है उस पार्ट को आपको क्या वैक्स के टैंक के ऊपर लेके आना पड़ेगा थोड़ा, उसके बाद अपने बाउल के साथ या कोई बस स्पून कोई भी चीज ले सकते हो, जग, वैक्स उससे लेके उसके ऊपर पोर करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट लाइक जब से हम पानी डालते हैं ना जग लेके किसी भी पार्ट पे, ऐसे ही इसमें भी होता है। आप कोई सा भी पार्ट या जग ले रहे हो या स्पून ले रहे हो या कोई सा भी पार्ट, वो लेके आपको उसके ऊपर पोर करना है, ठीक है। क्लियर है ये मेथड? यस सर। After 2 or 3 millimeter of wax is built over the part, it is covered with the plastic sheet to prevent loss of the. After 2 to 3 मिनट, जब 2 से 3 मिलीमीटर का वैक्स की जो वो वहां पे वैक्स का जो बन जाएगा, लेयर बन जाएगा, आपको इसको कवर कर देना है फिर से प्लास्टिक कवर के साथ, ताकि हीट जो है वो लॉस ना हो सके। दिस ट्रीटमेंट is terminated after 50 minutes by removing the wax layer from the body into the tank। अब इसमें क्या, अब ये ट्रीटमेंट कब खत्म होना है, 15 से 20 मिनट बाद आपको क्या करना है, वैक्स को रिमूव कर देना है और वापस टैंक में डाल देना है, ठीक है। मैक्सिमम जितना भी टाइम पीरियड रहता है, जैसे ब्रशिंग मेथड हो गया, पोरिंग मेथड हो गया एंड डिपिंग मेथड हो गया, मैक्सिमम 15 टू 20 मिनट्स रहते हैं इसको सॉल्डिफिकेशन होने के लिए, ठीक है, मतलब सख्त ठोस बनने में। तो उसके बाद आपको रिमूव करके वापस इसको आपको री टैंक में डाल देना है। आप जो टैंक जिसमें यूज कर रहे हो टैंक में वापस डाल के रीयूज कर सकते हो आप। लास्ट मेथड ऐसे रैपिंग की बात करते हैं। रैपिंग क्या होता है? इन दिस मेथड बैंडेजेस ऑफ सूटेबल साइज एंड नेस आर सोक्ड इनटू द वैक्स एंड देन रैप्ड इन अराउंड द लिम्स। बेसिकली अगर हम इस पे बात करें, जो सूटेबल साइज की बैंडेजेस होती हैं, ठीक है, बैंडेज देखा है बेटा आपने, बैंडेजेस होती है जिसको पट्टी भी बोलते हैं आप, गर्म पट्टी। यस सर। हाँ, तो उसी की साइज के या मैश, उसको क्या करना है हमें, वो लेके उस वैक्स के कंटेनर के अंदर डालना है, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर डाल के उसको फिर निकालना है, और जो लिम्फ है उसके अराउंड उसको हमने रोल करना है। ये प्रोसेस है, मैं दिखाऊंगा डायग्राम में कैसे करते हैं। तो वो ये सिंपल प्रोसेस है, उसके अराउंड आपको फिर उसको रैप करना है। एडिशनल वैक्स कैन आल्सो बी ब्रश्ड ओवर द बैंडेज आफ्टर रैपिंग। अब इसमें एक एडवांटेज ये है कि आपको अगर एडिशनल वैक्स लगानी है, जो आपको बैंडेज में तो आ गई, ठीक है, अगर इसके अलावा आपको एडिशनल अप्लाई करनी है तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। एक बार रैपिंग करने के बाद आप पोरिंग मेथड से आप उसके ऊपर और वैक्स जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। द पार्ट इज कवर्ड बाय द प्लास्टिक शीट, ठीक है। ब्रश करने के बाद आप या पोरिंग या ब्रश करने के बाद आपको कवर करना है फिर से उस पार्ट को। After 15 minutes, the bandages of wax are removed and the wax is separated into the tank। 15 मिनट के बाद आपको क्या करना है कि वहां का जो वो वैक्स जो है फिर से रिमूव कर देना है उस पार्ट से भी, और वापस जो है वो टैंक में डाल देना है। दिस मेथड इज सूटेबल लाइक बैक, शोल्डर, हिप एंड। और ये जो है ये मेथड जो हमारा है सूटेबल रहता है बैक, शोल्डर एंड हिप जॉइंट के लिए एक्सेट्रा। इसके लिए ये रैपिंग मेथड जो है यूजफुल है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? दिस इज द डायग्राम ऑफ रैपिंग। हम रैपिंग कैसे करते हैं, ये प्रोसेस है। ठीक है, इसमें जैसे इसने एक सिंपल बैंडेज ले रखा है, इसको इसने क्या किया, डिप किया, वापस वो डिप कर रहा है कंटेनर में। अब इसको 2 या 3 सेकंड के बाद वो वापस लगाएगा, और जैसे फॉर एग्जांपल हमें रिस्ट जॉइंट के रैपिंग करनी है, तो आप रिस्ट जॉइंट पे इसको रैप कर दोगे। ठीक है, अगर आपको एडिशनल वैक्स चाहिए तो आप उसके बाद ब्रूशिंग मेथड ऊपर यूज कर सकते हो। क्लियर है ये कोमल? बेटा क्लियर है रैपिंग मेथड? ओके, और किसी विवेक? अब बात आती है इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, प्यूरिफिकेशन ऑफ वैक्स। अब वैक्स को प्यूरिफाई कैसे करना है? ठीक है, अगर किसी भी चीज को रीयूज करना है तो उसको पहले उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज आप अगर आपको वैसे ही यूज करोगे तो 2-4 कंडीशन और आ जाएगी। क्या अगर कोई स्टूडेंट बताएगा, अगर हम वैक्स को बिना प्यूरिफाई किए यूज करें तो क्या हो सकता है? कोई भी स्टूडेंट? वैक्स को अगर मान लो जो पहले वैक्स थी उसको साफ नहीं किया हमने, वैसे ही अप्लाई कर दिया, कंटेनर में डाला और वैसे ही अप्लाई दिया, तो क्या क्या हो सकता है वहां पे? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इन्फेक्शन आ सकती है सर। बिल्कुल, ग्रेट, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और कोई? देखो बेसिकली क्या, अगर आप उसको अगर री यूज कर रहे हो और आप उसको एक तो इन्फेक्शन हो जाएगा, एलर्जी हो सकता है जो पेशेंट था आपका उसको पहले एलर्जी थी तो वो आपको भी लग सकती है। ठीक है, तो बेसिकली यही एक तरीका इन्फेक्शन से बचाने के लिए, और दूसरा कोई भी एलर्जिक रिएक्शन से बचाने के लिए आपको इसको री यूज करना, मतलब री यूज करिए, आपको उसको पहले प्यूरिफाई करना होता है। तो प्यूरिफाई मेथड कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। Purification of the wax. After the use of wax needed to be purified periodically by transforming it into the purifier before it is reused. It means जब आपने वैक्स को यूज कर लिया उसके बाद वैक्स को हमें प्यूरिफाई करना पड़ता है। ठीक है, कैसे करना पड़ता है? हमें उसको एक प्यूरिफायर में डाल के प्यूरिफाई करना पड़ता है बिफोर आपको रीयूज्ड, बिफोर इट्स रीयूज, मतलब दोबारा यूज करने से पहले हमें एक प्यूरिफायर कंटेनर में बैठ के डाल के इसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। 1 minute, someone is coming in class. So these techniques can be the technique of purify can be कैसे हो सकती है? The container with the wax is added with water and the mixture is heated till the wax is melted. ठीक है, इसमें क्या करना है, आपने एक कंटेनर ले लिया, उसमें वैक्स डालना है और उसमें पानी डालना है कुछ। ठीक है, ये वैक्स और पानी, फिर उसके बाद क्या करना है इनको, एंड द मिक्सचर इज हीटेड टिल द वैक्स इज मेल्टेड। उसके बाद तब तक आपको उस मिक्सचर को हीट करना है जब तक वो वैक्स मेल्ट नहीं हो जाती। आफ्टर मेल्टिंग ऑफ द वैक्स द मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड अलो टू कूल ग्रेजुअली। ठीक है, जब वैक्स मेल्ट होगी उसके बाद आपको मिक्सचर को छोड़ देना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ताकि वो ठंडा हो, आस्ता आस्ता वो ठंडी हो जाए। ठीक है, कूल हो जाए। आफ्टर कूलिंग it will be found that the dirty material have been deposited at the bottom of the container whereas the wax has been solidified at the top of the layer. Means क्या होगा, जब ये ग्रेजुअली ठंडा होगा उसके बाद हमें कोई देखने को मिलेगा जो डर्टी मटेरियल है वो वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिटिव हो जाएगा बॉटम ऑफ द कंटेनर, जो बॉटम ऑफ द कंटेनर की लेयर है वहां चला जाएगा, और वेयर एज द वैक्स हैज बीन सॉलिडिफाइड एट द टॉप लेयर। ठीक है, और जो वैक्स है वो पानी के ऊपर अपने एक लेयर बना लेगी। ठीक है, और जो भी इंप्यूरिटीज थी वो नीचे बॉटम लेयर बना लेंगी अपनी। ठीक है, जो कंटेनर था। विद द प्रॉपर केयर ऑफ द प्योर वैक्स इज रिमूव्ड इनटू द कंटेनर इनटू वैक्स टैंक लीविंग द डर्टी मटेरियल इन द प्यूरिफायर। अब उसके बाद क्या होगा, जो प्रॉपर केयर के साथ हमें क्या करना है, जो प्योर वैक्स है उसको रिमूव करके वैक्स टैंक में डालना है, और जो डर्टी मटेरियल है और जो उसको वहीं छोड़ देना है। ठीक है, ये मेथड है प्यूरिफिकेशन ऑफ, कैसे हम प्यूरिफाई करते हैं वैक्स। ठीक है बेटा, ये क्लियर है कैसे प्यूरिफाई करते हैं हम? यस सर। सो कैसे करते हैं वो लोग? पहले उसको एक कंटेनर में डाल देते हैं, ठीक है, वैक्स को उसमें उस पर से थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब तक वो पानी हीट हो जाता है उसका वैक्स उसमें मिल्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो उसका डर्टी मटेरियल जो रहता है वो टैंक के बॉटम में
नीचे चला जाता है और वो प्योर मटेरियल ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके क्लासेस ऑफ व्यू में हमेशा कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वैक्स कैसे होता है। तो बहुत इजी है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं फिर रिपीट ऐसे कर देता हूँ कि आपको एक कंटेनर लेना है, उसमें एक पानी और वैक्स जो है दोनों को डालना है, और उसके बाद उसको क्या करना है, हीट करना है। जब आपने हीट किया तो आप हीट तो करने हीट के बाद इलेक्ट्रिसिटी आप, से करना है? हाँ इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हो, बिल्कुल। प्लग लगाया हो आपने तो प्लग से यस सर। वो जो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। अब जब उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। जब वैक्स मेल्ट हो जाएगी, ठंडा होने के लिए छोड़ दो। अब कुछ जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आपको देखने को जो डर्टी मटेरियल है वो तो बॉटम ऑफ द कंटेनर में चला जाएगा, और जो प्योर वैक्स है वो ऊपर सॉलिड लेयर बना लेंगे, टॉप ऑफ द लेयर बना लेंगे वाटर के ऊपर। तो उसके बाद आपको क्या यस करना है, जो प्यूरिफायर वैक्स है वो आपको केयरफुली रिमूव वापस ले आनी हो, जो डर्टी मटेरियल है उसको प्यूरिफायर में ही छोड़ देना है, ठीक है। सर। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ पीडब्ल्यूबी, पैराफिन वैक्स बात के क्या क्या यूजेस हैं। जैसे आर्थराइटिक कंडीशन। अब आर्थराइटिक कंडीशंस क्या होती हैं? इन आर्थराइटिक कंडीशंस like rheumato-arthritis, the other polyarthritis condition, particular for the stiff and painful joints in the distal part of the body such as hand or feet। ठीक है, आर्थराइटिस कंडीशन में रूमेटो आर्थराइटिस क्या होता है, बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ठीक है। ये अपने बॉडी में खुद से हो जाते हैं। इसमें पॉली आर्थराइटिस मतलब इसमें जो बेसिकली जो जॉइंट्स इन्वॉल्व, हमारे स्मॉल जॉइंट्स जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। स्मॉल जॉइंट्स लाइक हमारे फिंगर्स जॉइंट्स हो गए, फीट के जॉइंट्स हो गए, ठीक है। पीआईपी जैसे हो गया, डीआईपी जॉइंट्स जो हैं, जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स हैं ना, उसमें आर्थराइटिस कंडीशन ज्यादा होती है। हमेशा याद रखना, आर्थराइटिस एक रूमेटो आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, जो अपने इम्यून सिस्टम से होता है। बट उसमें ये सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि उसमें जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक स्टिफनेस आ जाती है, पेनफुल जॉइंट हो जाती है, वो डिस्टल पार्ट्स में होती है, और वो बेसिकली जो हमारे हैंड्स एंड फीट्स इसमें जो, अच्छा हमारा नी जॉइंट बड़ा है या हैंड या फीट्स के जॉइंट बड़े होते हैं? हैंड जॉइंट और नी जॉइंट में अब एक बात यहाँ पे क्लियर करेंगे हम। हैंड्स जो जॉइंट होता है, जैसे जो फिंगर जॉइंट ज्यादा बड़े होते हैं, या फिर अपन बात करें जैसे एल्बो जॉइंट है या नी जॉइंट, फिंगर कौन से जॉइंट। जॉइंट? फिंगर जॉइंट। फिंगर जॉइंट ज्यादा बड़े रहते हैं या छोटे रहते हैं? बड़े रहते हैं सर। बड़े कैसे बड़े होंगे रहते बेटा? सर, छोटे देखो रहते हैं। फिंगर जो छोटे रहते हैं ना, यस सर। हाँ देखो फिंगर जो एक जो हमारी फिंगर है, इसमें कितने जॉइंट है? पीआईपी है, डीआईपी है, ठीक है। जैसे डिजिटल और मेरे इसमें 3-4 जॉइंट्स आ गए, तो इसमें छोटे छोटे स्मॉल जॉइंट्स रहते हैं। और एल्बो जॉइंट की बात करें तो एल्बो जॉइंट में एक ही जॉइंट है ना, इसमें दो, तो एक तो बेसिकली जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स, जो हमेशा याद रखना, फीट हो गए, हैंड्स हो गए, इसके डिजिटल पार्ट जो होते हैं वही दैट इज द वो जो है स्मॉल जॉइंट्स वही ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। सो अगर इसमें देखा जाए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो बेसिकली आर्थराइटिक कंडीशन में जो होता है ऑटो इम्यून डिजीज है, तो इसमें जो बेसिकली जो जॉइंट जो पेन होते हैं हमारे स्मॉल जॉइंट्स में, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। अब ये करता क्या है, उसमें बेसिकली क्या करता है, ये वहां की जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सर्कुलेशन मतलब न्यूट्रिशन वहां पे इंक्रीज कर देता है, न्यूट्रिशन कंटेंट, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड न्यूट्रिशन के अंदर जितनी भी चीजें हैं जो हमारी जॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंक्रीज कर देता है। उस वजह से क्या होता है, पैराफिन वैक्स बाथ इज इमेंस हेल्प इफ अप्लाइड बिफोर द मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज। अब ये हमें कब पैराफिन एक्सरसाइज कराने से पहले। मोबिलाइजेशन मीन्स किसी पार्ट को मोबाइल मतलब मूव करवाना है, मूवमेंट करवानी है अपने, ठीक है। तो वो अगर आप वैक्स लगाओगे, वैक्स लगाने के बाद वो पार्ट सॉफ्ट हो जाएगा, जो जॉइंट्स हैं उनमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कम होगा, क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, मींस स्किन थोड़ा खुल जाएगा, ठीक है। अगर हिंदी में बात करूं तो स्किन जैसे खुल जाएगा, क्यों खुलेगा, वहां का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अगर वो बढ़ गया तो उसके बाद मोबिलाइजेशन करोगे तो पेन कम होगा कि ज्यादा होगा? सर क्या पूछे क्वेश्चन, एक बार फिर से बोलिए। पेन कम होगा कि ज्यादा होगा? हाँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि पैराफिन वैक्स बात लगाया हमने, पैराफिन यस सर। वैक्स बात लगाने के बाद अगर हम किसी का मूवमेंट कराते हैं, किसी जॉइंट का मूवमेंट कराते हैं, पहले वो स्टिफ था, सख्त था, अब वैक्स लगाने के बाद अगर हम मोबिलाइजेशन कराते हैं, वो उसमें पेन कम होगा ज्यादा होगा? कम सर होगा ज्यादा सर। होगा। कम होगा। ज्यादा कैसे होगा ज्यादा? ठीक है, बताओ बेटा, क्यों क्यों होगा ज्यादा? अच्छा एटलीस्ट पूछा तो, क्वेश्चन तो पूछा तुमने, बताओ क्यों होता है? सर वो वैक्स लगाने के बाद ना सर, जब मूवमेंट करवाते हैं ना। जी, नहीं सर, नहीं मालूम सर। अब मैं बताता हूँ, कोई इशू नहीं है, पूछो क्वेश्चन तो पूछो, एटलीस्ट मैं क्लियर करो ना। देखो
देखो आप ये एग्जांपल सिंपल सी लेते हैं, आपका हैंड है वो मतलब हैंड के जॉइंट है वो बिल्कुल टाइट है, ठीक है, एकदम टाइट है। तो टाइट में अगर आप उसको प्रेस करोगे तो दर्द ज्यादा होगा। किसी भी चीज हार्ड सरफेस है, आप उसको स्टफ करोगे तो वो ज्यादा पेन होगा ना उसमें। यस सर। अब अगर आपने वहां पे मान लो मैंने वैक्स अप्लाई किया आपके जॉइंट्स पे, ठीक है, वैक्स अप्लाई करने के बाद जो आपकी स्किन है वहां पे जॉइंट थोड़ा लूज हो गया, उसमें मूवमेंट थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, वहां पे जो क्योंकि पहले इसलिए पेन हो रहा था वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं था ज्यादा, तो जो जॉइंट थे आपस में वो रगड़ खा रहे थे, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। अब वहां पे सर्कुलेशन में पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है उस जॉइंट को, स्किन की इलास्टिसिटी भी बढ़ गई है, मतलब स्किन भी थोड़ा लूज हो गई है। जब आप उसके अब अगर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे या एक्सरसाइज कराओगे तो वो जॉइंट जो है उसमें पेन कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक तो वहां के जो एरियाज हैं वो साथ के एरिया जितने भी स्किन हो गया, सॉफ्ट टिश्यू जितने भी इन्वॉल्व हो रहे हैं वो लूज हो गए थोड़े, ठीक है, तो जितना लूज होगा उतना उसमें पेन कम होगा, ठीक है, सर्कुलेशन बढ़ रहा है वहां पे, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके विवेक, क्लियर है अभी? यस सर। ओके तो बेसिकली जब भी जितनी हार्ड सरफेस को आप पुश अगर कहीं पे आपको देख लेना, जैसे मैंने उस दिन भी आपसे बात करी थी कि ट्रिगर पॉइंट या स्पाज्म बन जाता है कहीं बैक में, जब वो जगह वहां पे हार्ड हो जाती है तो वहां पे दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं चलता, तो इसलिए वहां पे दर्द। तो सेम प्रोसेस यही पे, अगर स्टिफनेस कहीं पे भी आ जाएगी तो आप डायरेक्टली अगर कुछ भी उस पर अगर मूवमेंट करवाते हो तो वहां पे दर्द ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आप पहले उसको या मोबिलिटी को ही लगा लेते हो गर्म करने के लिए, जस्ट लाइक मोस्ट पैक यूज कर लेते हो या ये वैक्स यूज कर लेते हो, तो उसके बाद जब मूवमेंट कराओगे तो उसको इतना ज्यादा पेन नहीं होगा। नेक्स्ट बात आ रही थी द हीट ऑफ वैक्स रिड्यूसेस पेन एज एक्सप्लेन्ड अंडर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है। अब हीट जो है पैसे रिड्यूस करती है जो वहां पे पेन को, अफेक्टेड एज असिस्टेंट मोबिलाइजेशन ड्यू टू इंक्रीज सर्कुलेशन। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि वहां पे क्या कर देती है, सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देती है, ठीक है, ये लाइंस में नीचे लिखा भी मैं बता रहा हूँ एसेस मोबिलाइजेशन ड्यू टू इंक्रीज इन सर्कुलेशन। एक तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, सेकंड वन पार्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया था एज वेल एज द सप्लाईनेस प्रोड्यूस्ड बाय द इंक्रीज मॉइस्चर ऑन द स्किन सरफेस। और उस सेकंड पार्ट ये है कि जो सप्लाईनेस वहां पे इंक्रीज जो मॉइस्चर है स्किन पे वो बढ़ जाएगा, और उस वजह से क्या होगा, स्किन थोड़ी लूज हो जाएगी, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, तो मूवमेंट करने में इजी होगा। ये दो इफेक्ट जो मैं आपको तब से बोल भी रहा था, ये इन दो लाइंस में मैंने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ? यस सर। ओके नेक्स्ट देखते हैं पेन, पेन कम करने के लिए फॉर पेनफुल कंडीशन अफेक्टिंग द जॉइंट ड्यू टू ट्रॉमा और डिजीज। अगर किसी को पेन हो रहा है, ट्रॉमा मींस एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से बात क्या हुआ, उसका फ्रैक्चर एक्सीडेंट हो गया, उसकी नी जॉइंट जो था यहाँ पे उसका पेटेला का मतलब ऑपरेट किया गया उन्होंने, ठीक है, ऑपरेट करके मतलब उन पे वहां पे जो भी उन्होंने यूज किया, जो भी उन्होंने स्क्रू वहां पे सेट कर दिए, तो अब वापस क्या करना है, हमें नी जॉइंट का मूवमेंट कराना है, ठीक है। अगर नी जॉइंट का मूवमेंट आप डायरेक्टली कराने लग जाओगे, वो एकदम से स्टिफ है, तो वो पेन वहां पे बढ़ेगा। तो इससे पहले आपको क्या करना है, वहां पे आपको जो है बेस पहले वैक्स अप्लाई करना है या मोस्ट हीट अप्लाई करना है, उस पार्ट को लूज करना है, उसके बाद आपको उसकी मूवमेंट करानी है, ठीक है। थर्ड जो पार्ट है पैराफिन वैक्स बाथ इज ए वैल्यू ऑफ डिक्रीजिंग पेन। पैराफिन बाथ में एक ऐसा वैल्यू है, प्रॉपर्टी है कि पेन को कम करता है और इनहेंस फंक्शन और फंक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। एंकल स्प्रेन की मैंने स्प्रेन की बात करी थी, उसमें स्प्रेन जो इंजरी होती है वो हमारी होती है मसल्स में, लिगामेंट्स, सॉरी लिगामेंट्स में जो होता है हमारा, वो जो लिगामेंट्स होते हैं हमारे बॉडी, लिगामेंट्स के बारे में पढ़ा आपने? नो सर। यस सर। हाँ क्या होता है बेटा लिगामेंट्स, बताओ। सर वो बोन्स को वो पकड़ के रखता है दोनों साइड से। अच्छा ठीक है, अगर स्ट्रेन और स्ट्रेन, बोन्स को। अच्छा ओके, स्ट्रेन, स्प्रेन के बारे में नहीं मालूम सर। स्ट्रेन स्ट्रेन होता है जो अगर इंजरी आपको जो है ना आपके स्ट्रेन जो लिगामेंट्स में जब आपकी इंजरी हो जाए, ठीक है, अगर लिगामेंट्स में कोई इंजरी हो रही है तो दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन जो होता है आपके बड़े मस्कुलर पार्ट में हमेशा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, अगर कोई इंजरी मस्कुलर क्रेचर में हो जाती है, हमारे मसल सॉफ्ट टिश्यू में हो रही है, दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेन, ठीक है। अगर बेसिकली हम जैसे देखा जाए तो पैराफिन वैक्स में इसमें क्या, एक तो उसका फंक्शन को इंक्रीज कर देती है और दूसरा वहां पे उसके पेन को भी कम करती है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, अफेक्टिंग द स्मॉल जॉइंट्स, ठीक है, जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स जो रहते हैं। तो स्ट्रेन जो हमेशा याद रखना, जो इफेक्ट करता है हमेशा लिगामेंट्स को, और स्ट्रेन जो हमेशा इफेक्ट करता है मसल्स को, ये लिख लेना नोटबुक पे एक चीज, ठीक है।
इंजरी अगर रिलेटेड होती है, अगर कोई वहां पे स्प्रेन रिपीट टर्म आती है, कीजिएगा। हाँ, स्प्रेन जो टर्म है वो रिलेटेड टू लिगामेंट्स, ठीक है। अगर किसी को इंजरी होती है लिगामेंट्स में, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को इंजरी हो रही है लिगामेंट्स में, दैट इज रिलेटेड टू स्प्रेन, उसके लिए टर्म कौन सी यूज होगी? स्पेन। स्प्रेन, ठीक है, एसपी वाली। और अगर किसी को मसल्स में प्रॉब्लम हो, सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी हो रही है, तो वहां पे हम यूज करेंगे स्ट्रेन, STRAIN, यस सर। ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अभी आप पढ़ोगे फिजियोलॉजी में, मसल फिजियोलॉजी पढ़ोगे, लिगामेंट्स आपके सब में आएंगे वहां पे। तो बेसिकली अभी आप अगर याद रखना हो स्ट्रेन टर्म, कभी काम स्ट्रेन अगर कोई पूछ भी ले तो बोलना सर इंजरी रिलेटेड टू लिगामेंट्स जो हो रही है, दैट स्ट्रेन, और स्ट्रेन जो है मसल सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, ठीक है। नेक्स्ट है स्टिफ जॉइंट। स्टिफ जॉइंट की अगर बात करें, फॉर द स्टिफनेस ऑफ जॉइंट पर्टिकुलरली फॉलोइंग ट्रॉमा, अगर वही बात आ रही है कि अगर स्टिफनेस अगर जॉइंट में आ जाए कब? ट्रॉमा के बाद, एक्सीडेंट के बाद, एज वेल एज ड्यू टू द डिजीज, या फिर किसी का डिजीज की वजह से हो जाए। पैरागोन वैक्स बाथ इज ऑफ इमेंस हेल्प, ठीक है। जो पैराफिन वैक्स बाथ है, बेसिकली ये पैराफिन वैक्स और बाथ जो है, इसका काफी हेल्प रहती है इसमें, ठीक है। इफ अप्लाइड बिफोर स्ट्रेचिंग, हम इसको स्ट्रेचिंग से पहले अप्लाई करते हैं, एंड मोबिलाइजेशन, मतलब किसी को स्ट्रेच करना है एक वो, और मोबिलाइजेशन से पहले, तो दोनों से पहले हम इसको अप्लाई करते हैं उस चीज को वार्म अप करने के लिए, ठीक है। एंड एग्जाम्पल स्टिफ नी फ्रैक्चर ऑफ फीमर, अगर फीमर का किसी का फ्रैक्चर हो गया, फीमर बोन का, तो उसमें जो नी जॉइंट है हमारा वो भी स्टिफ हो जाता है, फीमर के फ्रैक्चर में भी। तो उसको लूज करने के लिए हम पहले वैक्स लगाएंगे, वार्म अप करने के लिए उसके वैक्स लगाएंगे, उसके बाद हम मोबिलाइजेशन या स्ट्रेचिंग कराएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो पैराफिन वैक्स है, आपको कभी भी किसी भी कोई भी ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसको आपको ये लगे कि फ्रैक्चर की वजह से स्टिफनेस है, तो आप उसके लिए पैराफिन, क्यों आप ये पेशेंट जिसके अंदर जैसे बात नहीं, जिसके अंदर रॉड भी डली हो ना, नी के अंदर, नी जॉइंट के अंदर, जैसे हमने ये कहा है, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कोई बताएगा? इलेक्ट्रिकल मोडिलिटीज के लिए मैंने कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताई थी। जिस पेशेंट में रॉड डली हो उसके लिए हम टेंस लगा सकते थे क्या? मेटेलिक कोई भी उसमें ऐसी चीज हो, हम उसको टेंस लगा सकते? क्या आप कोई भी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडिलिटी लगा सकते हैं? नो सर। क्यों? वहां पे उससे हो सकता है कि करंट जनरेट हो जाए और उससे उसको डैमेज हो जाए। बट ये एक ऐसी मशीन है जो हम लगा सकते हैं, अगर किसी को रॉड भी डला है नी जॉइंट में, क्यों? कोई बताएगा इसको क्यों लगा सकते हैं हम ये? कोई भी रीजन जो भी आप सोच रहे होंगे। हेलो, कुछ है इसके बारे में आइडिया? सर ये रुब्रिकेंट इसमें आयरन की वजह से। ठीक है, रूब्रिकेंट। विवेक, विवेक कुछ बोल रहा था अभी। सर बोन्स को स्टेबल होने के लिए। कौन स्टेबल, ठीक है। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ इसमें बेसिकली क्या होता है बेटा। इसमें याद रखना, जब आप ये चीज लगाओगे तो ये कांटेक्ट में थोड़ी है उस टाइम, ये करंट के कांटेक्ट में थोड़ी है, वायर थोड़ी कर रखी है हमने, वायर उस टाइम थोड़ी हमने कोई इसको, मतलब जब हमने ये अप्लाई करना है उससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तो बंद करना है, वैक्स को गर्म किया हमने, कंटेनर वहां पे वो उसका जो कनेक्शन है वो बंद कर दिया हमने, ठीक है, बटन ऑफ कर दिया। तो अब वो कंटेक्ट के तो है नहीं, वैक्स जो है वो उसके कंटेक्ट में, तो इलेक्ट्रिसिटी के कंटेक्ट में तो है नहीं, ठीक है। वो जब आप अप्लाई करोगे, आप कंटेनर किसी चीज में डाल के अप्लाई करोगे, तो इट मीन उसके साथ उस टाइम करंट का कोई रिलेशन नहीं है। आपने किस लिए यूज की इलेक्ट्रिसिटी? उसको हीट करने के लिए। आपने एक बार हीट कर लिया, आपने कंटेनर का बटन जो है, टैंक का बटन बंद कर दिया, ठीक है। जब आपने वो चीज बंद कर दी तो उसके बाद उसमें करंट होगा क्या? नो सर। अगर आपको किसी, आप वहां से हाँ निकाल के ब्रश से लगा रहे हो, तो ब्रश के साथ थोड़ी करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए हम इसको स्टिफ जॉइंट्स में फ्रैक्चर के बाद भी अगर किसी को रॉड डली हो, तो आप वैक्स बिना सोचे समझे आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई करंट का इसका रिलेशन नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये चीज हमेशा सीखना, वैक्स एक ऐसी मोडिलिटी है, अगर किसी को रॉड भी डली हो तो हम लगा सकते हैं। और जहां तक रही बात, किसी को अगर जैसे हम बोलते हैं कि पेस मेकर लगा हो या रॉड रखे हो, तो चेस्ट, इन फ्रंट ऑफ चेस्ट में ये कंटेंट हम वहां पे ये लगाते ही नहीं है, ठीक है। उस सेंसिटिव एरियाज पे हम इसका यूज नहीं करते। रिपीट कीजिएगा। मैं ये बात बोल रहा था कि जैसे किसी को भी अगर नी जॉइंट में रॉड डली हो, एल्बो में हो, तो हम वहां पे वैक्स का यूज कर सकते हैं। बट अगर किसी को पेसमेकर डला हो या उसके बाद छल्ला डला हो, जिसको आप छल्ला बोलते हो, बेसिकली छल्ला अगर डला हो, तो हम चेस्ट पे फ्रंट पोर्शन में इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सेंसिटिव एरिया को में ज्यादा हम वैक्स का यूज नहीं करते, ठीक है। ये कंसीडर रखना हमेशा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन।
In chronic inflammatory condition, paraffin wax has a great value, be it in case of aggravation of inflammation, the treatment should be discontinued. Example, chronic inflammation in calf following sprained lateral ligaments. ठीक है, chronic inflammation में भी इसकी क्या great value होती है. ठीक है, जो chronic inflammation, अगर किसी को ज्यादा inflammation हो रही है तो आप पैराफिन वैक्स का वहां पे इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, वो उसको inflammation को कम करती है. ठीक है, बट अगर इन केस में अगर आपको ऐसा लगे कि जो आपने पैराफिन वैक्स लगा रहे हो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के केस में भी अगर वो बढ़ती जा रही है तो आपको वहां पे आपको ये स्टॉप कर देनी है. ठीक है, डिसकंटिन्यू कर देना है, क्योंकि वहां पे हो सकता है उसकी जो कैपिलरीज हैं, जो उसके सॉफ्ट टिश्यू एरिया रिलेटेड कैपिलरीज हो गए, आर्टरीज हो गए, उसमें ब्लड ज्यादा ओवरलोड करने लग जाए. ठीक है, तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा. तो एज जैसे हम एक केस में जो जैसे किसी को एंकल स्प्रेन होता है लेटरल लिगामेंट, तो आप अगर उस चीज में एग्जांपल है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है किसमें, एंकल फॉलोइंग स्प्रेन लेटरल लिगामेंट में, जो लेटरल बाहर वाली साइड को अगर देखा जाए, जैसे आपका एंकल जॉइंट पता है आपको जो हमारे फुट में होता है. ठीक है, तो लेटरल साइड जो इसकी बाहर वाली साइड है, अगर वहां पे इन्फ्लेमेशन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, आप अगर यूज कर रहे हो, तो अगर वहां पे यूज करते करते आपको लगे नहीं इसकी जो है इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, तो आपको उसी टाइम वहां पे तुरंत उसको रोक देना है. ठीक है, बट यूज कर सकते हो, अगर आपको लगे कि ये ज्यादा नुकसान कर रही है तो आपको उसको वहां पे वहीं स्टॉप कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ पीडब्ल्यूबी. मींस कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा आलोक? जहां पर हम यूज नहीं करते हैं. ओके विवेक? ओपन बाउंड सर. हाँ, ओपन बाउंड मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मीनिंग यही हुआ कि जहां कहां ऐसी कंडीशन जहां पे हम यूज नहीं करने वाले आप. ठीक है, हमारी मॉड्यूलिटीज में याद रखना इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन दो पार्ट्स ऐसे हैं जो हमेशा कंसीडर करने पड़ेंगे किसी भी मशीन में. तो अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप बात आ रही है कि कौन कौन से एरिया में हम ये ओपन वाउंड्स. ठीक है, ओपन वाउंड्स खुला वाउंड है कोई मतलब. ठीक है, इन्फेक्शन है उस पर तो वो आप डायरेक्टली उस पर अप्लाई नहीं करोगे. ठीक है, through the wax is sterile. Still, if the open wound is treated with wax, it may enter into the wound as the foreign body and aggregate the wound. ठीक है, हालांकि जो हम वैक्स यूज कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बोला कि स्टीराइल है, हम इसको रीयूज करने से पहले इसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, बट ये क्या करेगी, अगर किसी वाउंड के अंदर चले जाएगी तो ये फॉरेन पार्टिकल एज ए फॉरेन बॉडी ट्रीटेड किए जाएगी, और उस वजह से वहां पे वाउंड का जो है एग्रीवेट मतलब वो बढ़ जाएगा, वहां पे चांसेस रहते हैं उसके एग्रीगेशन वाउंड के बढ़ जाने पड़ेगा. ठीक है, अगर जैसे हम एग्जांपल देखो, जैसे अगर किसी को काटा हो या उसके अंदर पानी चला जाए तो वहां पे वो पूरा फूल जाता है, फुल फुल स्वेलिंग आ जाती है ना वहां पे, कि को कटे हुए पानी मतलब उसके अंदर चला जाए. यही बात इसी में यही चीज समझा रहा है कि आप, हालांकि हम ये बोल रहे हैं कि वैक्स को मैंने आपको बोला कि ये प्यूरिफायर है, बट फिर भी हम इसको वाउंड के एरिया पे हम इसको यूज नहीं करेंगे. ठीक है, तो यही बोल रहा है थ्रू द वैक्स इज स्टीराइल. स्टिल इफ द ओपन वाउंड इज ट्रीटेड विद वैक्स, इट मे इंटर इनटू द वाउंड एज फॉरेन बॉडी एंड एग्रीगेट द वाउंड, और वो आपने जो बोल किया उसको एग्रीगेट या उसको बढ़ा देगा. सर एग्रीगेट मतलब क्या होता है? बढ़ाना, इंक्रीज करना. अच्छा, इंक्रीजिंग. एग्रीगेट बोल सकते हो उनको. ठीक है, आप इसके बहुत से टर्म्स हैं, बहुत से मीनिंग है. आप यहाँ पे आप इसको अगर कंसीडर करना है, जैसे हम ये बोल रहे हैं, जैसे इसमें अभी हम बात कर रहे हैं वाउंड की, तो वाउंड भी आपके इन्फेक्शन को बढ़ा देगा. ठीक है, ओके सर. नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट विद स्किन इन्फेक्शन शुड नॉट बी ट्रीटेड विद द वैक्स एज द सेम में एग्रीवेट द इन्फ्लेमेशन. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन है तो हमें नहीं यूज करना चाहिए. ठीक है, हो सकता है ये उसके वहां पे इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा दे. अगर स्किन इन्फ्लेमेशन है तो उसमें भी हम आप इसको इन्फेक्शन है तो उसमें भी हमें इसको रोकना है, नहीं यूज करना है. पेशेंट विद स्किन इन्फेक्शन शुड नॉट बी ट्रीटेड विद वैक्स, और पेशेंट जिसको स्किन इन्फेक्शन हो वैक्स के साथ ट्रीटेड नहीं करना है एज द सेम वे एग्रीवेट द इन्फ्लेमेशन. हो सकता है वहां पे वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा दे, एब्रिगेट कर दे. ओके, स्टार्ट कर दे. ठीक है, ये तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन. नेक्स्ट देखते हैं डिफेक्टिव स्किन सेंसेशन. इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, क्योंकि स्किन सेंसेशन अगर स्किन सेंसेशन नहीं होता तो बर्न हो जाएगा वहां पे. सबसे कंडीशन में जो स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, तो डिफेक्टिव सेंसेशन में सर्कमस्टेंसेस इन विच देयर इज अ डिफेक्टिव स्किन सेंसेशन, सच पेशेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड विद द पैराफिन वैक्स पर. ठीक है, अगर अब मैंने बात कही थी कि ऐसे सर्कमस्टेंस में जहां पे आपको लगे जो पेशेंट जो है पैराफिन वैक्स ऐसी जिनकी स्किन सेंसिटिविटी सही नहीं है, स्किन में इंपेयरमेंट है, या फिर किसी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम है कि स्किन जो है सेंसेशन में अच्छी नहीं है, वहां पे सेंसेशन उसका ठीक नहीं है, कोल्ड आपने टेस्ट किया, कोल्ड और हीट में वो रिस्पांस नहीं दे पा रहे, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो वहां पे आपको नहीं देना है. ठीक है, हो सकता है आपने लगाया, अगर उसको ठंडे का पता ही नहीं चल रहा है तो वो
जब आपने हीट उसको गर्म का पता नहीं चल रहा है तो आपने जब लगा दिया तो वहां पे स्किन बर्न हो जाए, ठीक है। इसलिए थर्ड पॉइंट हमें ये रोकना है वहां पे। एस्चेमिक कंडीशन बेसिकली कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब वहां पे किसी पार्ट में हमारा ब्लड ना पहुंच रहा हो, ठीक है। डिफेक्टिव स्किन भी आप बोल सकते हो, ऐसी कंडीशन जहां पे ब्लड प्रॉपर ना पहुंचे। कंडीशन विद डिफेक्टिव आरटीएल सप्लाई मींस जहां पे आरटीएल जो सप्लाई कर रही है बट वो प्रॉपर नहीं कर रही, डिफिशिएंट है, कम सप्लाई कर रही है। एज रिसेंट हील स्किन ग्राफ्टिंग शुड नॉट बी ट्रीटेड विद वैक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को कट लग गया है, ठीक है, कट लगने के बाद वो जब हील होता है वो पार्ट तो उसको टाइम लगता है, ठीक है। हील होने में उस सर्कुलेशन को वापस वहां पहुंचने में टाइम लगता है। जब तक वो प्रॉपर स्किन इंटैक्ट नहीं होगा तो सर्कुलेशन वहां पे प्रॉपर होगा नहीं, ठीक है। तो वो जब तक वो पूरा प्रॉपर हील ना हो जाए आपको वहां पे जो है पैराफिन वैक्स का वैक्स का अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ब्लड सप्लाई कम है, ठीक है। तो वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। असीमिक कंडीशन क्लियर हुआ बेटा? यस सर। असीमिक कंडीशन डिफेक्टिव ब्लड सप्लाई, जहां पे ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, कोई भी रीजन हो सकता है। या ब्लड सप्लाई क्यों नहीं पहुंच रही, अगर मान लो किसी को थ्रोम्बोसिस हो गया मतलब ब्लड क्लॉट बन गया, वो रीजन हो सकता है। उसके बाद किसी को कट गया, कटने के बाद दोनों पार्ट अलग हो गए, मतलब दोनों स्किन इंटैक्ट जो थी वो दोनों अलग हो गए, तो उसमें भी तो प्रॉपर स्किन नहीं पहुंच रहा। तो ये चीजें जो है ये चीजें आपको कंसिडर करने पड़ेगी। ऐसे केसेस में हम वैक्स का नहीं यूज कर सकते, ठीक है। Skin allergy. Some individual develop an allergic reaction in the skin on prolonged treatment. In such cases, treatment with the wax should not be applied. ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल जिसमें एलर्जी रिएक्शन डेवलप होने लग जाए, मतलब स्किन लगाने के बाद वहां पे मतलब जैसे ही आपने वैक्स अप्लाई किया वहां पे क्या होने लग जाए, उसको या से ईचिंग होने लग जाए, ईचिंग मीन्स खुजली होना स्टार्ट हो जाए, तो इस केसेस में हमें वो है वहां पे जो है वैक्स का अप्लाई नहीं करना है, पैराफिन वैक्स को यूज नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है ये कंडीशन को आगे और बढ़ जाए, तो स्किन एलर्जी में भी यही चीज हमें यूज नहीं करनी है। लास्ट जो पार्ट है वो है डेंजर्स। अगर डेंजर्स देखा जाए, बर्न इफ द स्किन सेंसिटिविटी इज डिफेक्टिव देयर में भी चांसेस ऑफ बर्न। मैं आपको पहले बता चुका हूं अगर बर्न होने के चांसेस क्यों हैं, अगर जो स्किन सेंसेशन है वो वहां पे डिफेक्टिव है। सेकंड है एग्रीगेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन सम सिचुएशन द इन्फ्लेमेशन में गेट एग्रीगेटेड विद द मैनिफेस्ट एंड इंक्रीज पेन एंड स्वेलिंग। जैसे कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि टैक्स लगाने के बाद इन्फ्लेमेशन जो है बढ़ जाती है और उसके साथ साथ क्या होने लग जाता है, पेन भी होने लग जाता है, स्वेलिंग भी। तो इन सच सिचुएशन ट्रीटमेंट शुड बी डिसकंटिन्यूड। जैसे इन केस ऑफ एंकल स्प्रेंड की बात आई थी जब मैंने आपको बोला कि लेटरल साइड पे एंकल स्प्रेंड जो हो जाता है हमारा, तो वहां पे अगर आपको लगे वैक्स लगाने के बाद उसके इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है तो आपको वहां पे स्टॉप कर देना चाहिए। The split wax on the floor may turn to the floor is slippery, enhance the danger of the falls. अगर आपने वैक्स को फ्लोर के ऊपर ही गिर गई है, ठीक है, तो वहां पे क्या रहता है, अगर वो फ्लोर के ऊपर ही गिर रही है तो कोई अगर पर्सन उसके ऊपर चलेगा तो गिर जाएगा। तो वैक्स को स्प्लिट होने से ये अगर वो फ्लोर पे ही स्प्लिट हो गई तो चांसेस हैं कि वहां पे कोई और पर्सन, फिजियोथेरेपिस्ट भी गिर सकता है और पेशेंट भी। तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन है एग्रीवेशन ऑफ एक्यूट डर्मेटाइटिस इफ फेल्ड टू बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। जब आपने लगाया तो आपको वहां पे उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, लेकिन बाद में क्या हो सकता है वहां पे डर्मेटाइटिस मीन स्किन पे छोटे छोटे रैशेज हो सकते हैं, ठीक है। वो चीजें आपको तब नहीं पता चलेंगी जब वैक्स लगाने के बाद जब घर पे जाओगे या तो तभी वो पता चल सकती है। एंड लास्ट वन इज द एलर्जिक रिएक्शन मीन्स अगर किसी को किसी भी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शंस हैं तो आप उसमें नहीं यूज करोगे। सर फोर्थ क्या है? फोर्थ पॉइंट यस सर। ये डर्मेटाइटिस सॉरी एग्रीवेशन ऑफ acute डर्मेटाइटिस, ये वाला। यस सर। हाँ, ये इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को स्किन डर्मेटाइटिस मतलब किसी को दाने निकल जाते हैं ना स्किन पे, आपने देखा छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं यस जैसे सर। आप बोलते सर तो पिंपल्स अगर हाँ वो आपको उसी टाइम डिटेक्ट नहीं होंगे, आपने ट्रीटमेंट ले लिया, आपको उस टाइम आपको डिटेक्ट नहीं हुए, दिखे नहीं, तो जब पेशेंट घर जाएगा तो उसको वो फिर बाद में दिखने लग जाएंगे हमें वो डर्मेटाइटिस। तो उस कंडीशन में अगर ऐसा है, आपको पहले दिन आपने लगा दिया गलती से, तो दूसरे दिन अगर आपके पास ऐसा दिख रहा है पेशेंट तो आपको ट्रीटमेंट वहीं रोक देना है, ठीक है। हो सकता है वो डर्मेटाइटिस बढ़ जाए और कोई प्रीलूड उसके लिए क्रिएट कर ले। ओके ओके सर। ओके ठीक है। अभी आपका कोई क्वेश्चन इसमें, कोई भी क्वेश्चन जो वैक्स के मैंने पढ़ाया इसके बारे में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो?
आप जस्ट 1 मिनट, आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग 1 मिनट।